पिछले लेक्चर में हमने जनरली मेलवेयर्स के बारे में देखा था कि मेलवेयर्स क्या क्या किस किस तरीके के मेलवेयर्स होते हैं, मेलवेयर की क्या कैपेबिलिटीज होती है। एंड देन हमने लास्ट में ये देखा था कि ट्रेडिशनल डिटेक्शन सिस्टम कैसे वर्क करते हैं, मतलब आपका एंटीवायरसेस कैसे वर्क करते हैं और सिग्नेचर्स क्या होते हैं। ओके, अब हम इस लेक्चर में ये देखेंगे कि अगर आपके पास कोई फाइल आती है आपके सिस्टम में जो कि आपको लगता है कि सस्पिशियस है, तो आप उस फाइल के साथ क्या कर सकते हैं, कैसे उसको हैंडल करेंगे। आपको कैसे पता चलेगा वो मेलिशियस फाइल है या फिर क्लीन फाइल है या लेजिस्लेट फाइल है, आप बोल सकते हैं। ठीक है, इस लेक्चर में हम ये देखेंगे। लेट्स स्टार्टेड। तो इस सेशन में हम सबसे पहले बेसिक एनालिसिस देखेंगे एंड बेसिक एनालिसिस में हम ये देखेंगे कि सबसे पहले कि हम फाइल को कैसे आइडेंटिफाई करें। जैसे मेलवेयर किसी भी जो भी फाइल आपकी एग्जीक्यूट हो सकती है आपके सिस्टम में, उसमें हम मेलवेयर को भी रख सकते हैं, राइट। तो एग्जीक्यूटेबल बहुत सारी फाइल्स होती हैं जो कि आपके सिस्टम में पाई जाती हैं। हम उन सब फाइल्स के बारे में डिस्कस करेंगे एंड उन फाइल्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं ये भी हम देखेंगे। ओके, एंड सेकेंडली हम ये देखेंगे कि हमारे पास बेसिक एनालिसिस करने के ओपन सोर्स टूल कौन कौन से एंड उन टूल्स पे क्या क्या इंफॉर्मेशन हमको मिल सकती है जिसके बेसिस पे हम ये वर्डिक्ट दे सकें कि वो फाइल हमारी मेलिशियस है या जेन्युइन फाइल है। ओके, देन सेकेंडली हम मैनुअली एनालिसिस करेंगे फाइल के ऊपर, जिसमें हम हार्ड ड्राइव पे जो फाइल रखी हुई है, पैसिव फाइल है, उस फाइल के अंदर के फीचर्स देखेंगे। ठीक है, एंड हम ये देखेंगे कि वो कौन कौन से फीचर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं मेलिशियस इंडिकेटर, जो हम किसी भी फाइल के अंदर सर्च करते हैं। अगर वो हमको मिलते हैं तो उसके बेसिस पे हम ये बोल सकते हैं कि ये फाइल मेलिशियस है, क्लीन है। सेकेंडली हम आपको ये बताएंगे कि कौन कौन से टूल्स अवेलेबल है इन मार्केट जिनके बेसिस पे आप ये सारे फीचर्स निकाल सकते हैं। लास्टली हम डायनेमिक एनालिसिस पे जाएंगे। हम उससे पहले ये डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से कॉम्प्लेक्स मेलवेयर्स होते हैं जो कि हम स्टैटिक एनालिसिस से नहीं डिटेक्ट कर सकते। तो उन मेलवेयर्स के लिए हम कुछ टेक्निक्स डिस्कस करेंगे, लाइक रिवर्सिंग ऑफ एग्जीक्यूटेबल्स और डिबगिंग, जिसको हम बोलते हैं डिबगिंग करके करते हैं। एंड फिर फाइनली हम देखेंगे कि अगर डायरेक्टली फाइल को एग्जीक्यूट करते हैं हम कैसे चेक कर सकते हैं कि वो फाइल मेलवेयर है या क्लीन है। तो हम उसमें डायनेमिक फीचर्स देखेंगे जिसमें हम डिबगर्स पढ़ेंगे। ओके, सो ये सेशन से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी मेलवेयर आप अपने प्रोडक्टिव सिस्टम में डाउनलोड ना करें, क्योंकि आजकल के मेलवेयर बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुके हैं। वो अगर आपके एक बार एग्जीक्यूट हो गए तो उससे रिकवर करना बहुत ही मुश्किल है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक आइसोलेटेड एनवायरनमेंट बनाते हैं जहां पे हम मेलवेयर्स की स्टडी करते हैं या फिर हम मेलवेयर की एनालिसिस करते हैं। तो वो क्या एनवायरनमेंट होता है, हमारे पास काफी ऐसे टूल्स हैं जिससे हम वर्चुअली अपना एक सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं। सिस्टम मीन्स जैसे आप लैपटॉप पे एक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, इसमें आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं। सिमिलरली आप एक टूल के अंदर ये सारे काम कर सकते हैं। वो टूल क्या होता है, वो एक वर्चुअल मशीन्स होती है जिसपे आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बना डाल सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, जनरली आप अगर वो वर्चुअल मशीन्स देखेंगे तो वर्चुअल बॉक्स जो कि ओरेकल प्रोवाइड करता है, ये ओपन सोर्स है। और विंडोज अपना हाइपर वी मशीन्स देता है, वर्चुअल एनवायरनमेंट देता है, वो आप यूज कर सकते हो। और VMware भी अपना एक सॉल्यूशन देता है, VMware पे भी आप वर्चुअल मशीन्स बना सकते हो। ओके, ओपन सोर्स की बात करें तो ये आपका VBox सबसे बेस्ट है। आप इस पे इसे आप डाउनलोड कर सकते हो और इसके लिए मैंने आपको ये लिंक दिया हुआ है। आप इस लिंक पे जाके देख सकते हो कि
अगर आपको वर्चुअल बॉक्स पे अपना वीएम बनाना है तो किस तरीके से बनाना है, इस लिंक पे आपको मिल जाए। मैं अपने सेशन में हाइपर-वी को यूज करूंगा, जो कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम अपना खुद का देता है, प्रोवाइड करता है। मैं बताऊंगा आपको कि किस तरीके से आपको, अगर आप हाइपर-वी यूज करके अगर वर्चुअल मशीन बनानी है तो कैसे बनती है। बट अगर आपको और ज्यादा डाउट आए तो आपके लिए मैंने यूट्यूब पे वीडियो भी का लिंक दे रखा है, जिसपे आप जाके देख सकते हैं किस तरीके से हम वर्चुअल मशीन बना सकते हैं हाइपर-वी के थ्रू। ओके, एंड थर्ड है आपका VMware। ये कमर्शियल प्रोडक्ट है, इसके लिए आपको खरीदना पड़ता है इसको, एंड देन आप इसको यूज कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द कंपनी इसको यूज करती है। ठीक है, तो बेसिकली वर्चुअल एनवायरनमेंट हम क्यों यूज करते हैं? तो हम इस वर्चुअल एनवायरनमेंट इसलिए यूज करते हैं जिससे हम अपने जो भी मेलवेयर को एग्जीक्यूट कर रहे हैं उससे हम अपना प्रोडक्शन सिस्टम को आइसोलेट कर सकते हैं। ओके, एंड उस सिस्टम के ऊपर जो भी हम हैकिंग टूल्स इंस्टॉल करना चाहते हैं या मेलवेयर एनालिसिस टूल यूज करना चाहते हैं वो हम उस पर इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, एंड अनदर फीचर इज कि वो रिकवरेबल होते हैं। आप उसमें कुछ ब्रेक पॉइंट्स लगा सकते हैं, एंड जब भी आपको लगे कि आपका सिस्टम इन्फेक्टेड हो गया है तो आप वापस उसको पूरा रीडू करके अपने चेक पॉइंट्स पे वापस उस स्टेज पे आ सकते हैं। सो इट इज लाइक अ स्लेट, कि अगर आपने कुछ स्लेट पे लिख दिया तो आप उसको वाइप आउट करके फिर से उसे यूज कर सकते हो। सेम वे आप अपने वर्चुअल मशीन को भी यूज कर सकते हो। अगर आपको इसमें और डिटेल में पढ़ना है तो मैंने फर्दर डिटेल्स डाल रखी हैं, जो कि मेरे गिटहब के रेपो में पड़ा हुआ है, एक भी फाइल। यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं कि मेरे इंग्लिश लैब को कैसे इंस्टॉल किया जाता है। ओके, इसके लिए हमको क्या चाहिए होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमको अपना ये देखना पड़ता है कि हम किस मशीन पे अपनी वर्चुअल मशीन बनाना चाहते हैं। जैसे मेरा अगर मैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता हूँ तो मुझे विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर अपना एक हाइपर-वी सॉफ्टवेयर चाहिए। ओके, या फिर वर्चुअल बॉक्स सॉफ्टवेयर चाहिए। ठीक है, तो हमको सबसे पहले ये चूज करना पड़ता है किस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए हमको चाहिए। ओके, देन हमको उस सॉफ्टवेयर के ऊपर अपनी वर्चुअल मशीन बनानी पड़ती है। लेट्स सी, मैं बताता हूँ आपको हाइपर-वी का। तो अगर आपको हाइपर-वी यूज करना है विंडोज में तो आपको सर्च करना पड़ेगा विंडोज प्रोग्राम, विंडोज फीचर्स ऑन और ऑफ, ऑन कंट्रोल पैनल। ठीक है, जब आप इसमें जाएंगे तो आपको यहाँ पे सारे विंडोज के फीचर्स दिखेंगे। ओके, जैसे .NET फ्रेमवर्क मैंने इंस्टॉल कर रखा है तो ये दिखेगा। बाय डिफॉल्ट हाइपर-वी डिसेबल्ड होता है। ओके, तो आपको अगर हाइपर-वी यूज करना है तो इसको आपको इनेबल करना पड़ेगा। ये आपका हाइपरवाइजर है जो आप इनेबल कर दोगे। सेकेंडली आपको इसकी वर्चुअलाइजेशन भी इनेबल करनी पड़ती है, जो कि है विंडोज हाइपरवाइजर प्लेटफॉर्म। ये दो फीचर्स आपको इनेबल करने पड़ेंगे, एंड देन आप इसको ओके करेंगे तो इसके बाद आपसे वो बोलेगा कि आप रिस्टार्ट करने के लिए, तो आप रिस्टार्ट कर सकते हो अपनी मशीन। एंड देन जब आप एक बार रिस्टार्ट करेंगे तो आपके हाइपर-वी आपके टास्क बार में और टास्क मेन्यू में आ जाएगा। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे हाइपर-वी, तो ये आपका सॉफ्टवेयर ओपन हो जाए। ये हमारा हाइपर-वी सॉफ्टवेयर है, एंड ये मेरी मशीन का नाम है। इसके अंदर मैंने, ये देखिए यहाँ पर आपको मशीन्स दिख रही है। मैंने विंडोज 10 डाली हुई है, काली लिनक्स डाली हुई है, विंडोज 7 डाली है। ऐसे में कितनी भी मशीन बना सकता हूँ। बट ये आपका वर्चुअल मशीन आपके रियल सिस्टम्स की तरह होती है, इनको भी रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है। तो जो रिसोर्सेज आपके होस्ट सिस्टम पे, जैसे मेरी विंडोज 11 डाल रखी है मैंने यहाँ पे, अगर देखोगे होस्ट मशीन पे मेरी विंडोज 11 है। ओके,
तो विंडोज 11 के ऊपर मैंने ये हाइपरवाइजर डाला हुआ है, इसके ऊपर मैं कोई भी मशीन क्रिएट कर सकता हूँ, विंडोज 7 की, विंडोज 10 की और एनी अदर ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, तो इसका बनाने का तरीका क्या है? सबसे पहले आपको न्यू टैब में जाना पड़ेगा। ये देखिए, आपको यहाँ पे न्यू पे जब क्लिक करेंगे राइट हैंड साइड में, तो यहाँ पे दिखेगा आपको आपको क्या करना है, वर्चुअल मशीन बनानी है, हार्ड ड्राइव बनानी है, फ्लॉपी डिस्क बनानी है। तो आपको वर्चुअल मशीन बनानी है, आप इस पे क्लिक करोगे एंड देन आपको सारे रिसोर्सेज अलोकेट करने पड़ेंगे। जैसे अगर आप एक 1 बाय 1 जाएंगे तो आपको वर्चुअल मशीन का नाम एलोकेट करना पड़ेगा, देन आपको किस जनरेशन की बनानी है तो वहां पे आप वो चूज कर सकते हो। आप उस मशीन को कितनी मेमोरी देना चाहते हो, बट ये मेमोरी शेयरेबल होगी आपके होस्ट मशीन के थ्रू। तो आप ये ध्यान रखें, जैसे अगर आपकी 16 GB रैम है होस्ट मशीन पे, तो आप इस मशीन को लाइक विंडोज 10 अगर डाल रहे हो तो 6 GB आप इसको दे सकते हो, ठीक है। एंड देन आपको नेटवर्किंग देखना पड़ेगा कि आपको इस मशीन के अंदर इंटरनेट चाहिए या नहीं चाहिए। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल के कॉम्प्लेक्स जो मेलवेयर्स है वो क्या करते हैं, वो आपकी वर्चुअल मशीन से बाहर आके होस्ट को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कब आपकी मशीन कनेक्टेड है, कभी आपको ब्राउजिंग की जरूरत पड़ेगी मशीन के अंदर या कोई टूल इंस्टॉल करने की जरूरत पड़ेगी। तो वो सारी चीजें आपको उस समय आपके लिए कनेक्शन आपको स्टैब्लिश करना पड़ेगा इंटरनेट से। तो ये ऑप्शन आपको तब कनेक्टेड करना पड़ेगा। आप डिफॉल्ट स्विच, मतलब जो आपका डिफॉल्ट स्विच होस्ट का है, वहां से कनेक्ट कर सकते हैं और इंटरनेट चल जाएगा। आपको डायरेक्टरी बतानी पड़ेगी कहाँ पर ये अपना सारा डेटा स्टोर करें एंड उसका साइज क्या हो। जनरली जैसे 127 ये मुझे रिकमेंड कर रहा है, 127 GB इतना ये हार्ड ड्राइव पे लेगा। जैसे अगर मेरी 512 GB SSD है, उसमें से 127 GB ये मेरी वर्चुअल मशीन ले लेगी। ओके, तो मैं इसको ये दे सकता हूँ एंड कुछ और ऑपरेटिंग लाइक आपको आईएसओ प्रोवाइड करनी पड़ेगी। जैसे अगर आप कोई विंडोज डाल रहे हो तो उसके लिए आपको कोई उसकी इमेज चाहिए होगी, ठीक है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप विंडोज 10 डाल रहे हो या 7 डाल रहे हो, या आप माइक्रोसॉफ्ट की जेन्युइन साइट पे जाइए, वहां पर ये टेस्टिंग के लिए आपको प्रोवाइड करते हैं आईएसओ। तो वो आईएसओ आप यूज करके अपनी मशीन बना सकते हैं। ओके, एंड देन आप फिनिश करोगे तो न्यू मशीन बन जाएगी। मेरे पास ऑलरेडी बनी हुई मशीन है, तो मैं आपको वहां से दिखाता हूँ कैसे उसको यूज करते हैं। ओके, वापस चलते हैं हम स्लाइड्स पे। तो आप देख सकते हो मैंने इस स्लाइड पे वर्चुअल मशीन की आईएसओ का आपको लिंक भी दे रखा है। इस लिंक पे अगर आप जाएंगे तो आपको विंडोज 10 की आईएसओ मिल जाएगी, जो कि आप इंस्टॉल कर सकते हो अपने वर्चुअल मशीन पे। ओके, देन उसके बाद आपको कुछ टूल्स यूज करने पड़ते हैं, जैसे मेलवेयर एनालिसिस के लिए। वो टूल्स भी मैंने गिटहब रेपो में डाल रखे हैं। ओके, तो जो भी टूल्स मैं यूज करूंगा वो सारे टूल्स आपको इस रेपो में मिल जाएंगे एंड इस रेपो से आप डाउनलोड करके अपने वर्चुअल मशीन में इंस्टॉल कर सकते हैं एनालिसिस के लिए। ओके, फाइनली जब आपकी मशीन तैयार हो जाएगी, जिसमें टूल्स सारे इंस्टॉल्ड हो जाएंगे, उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, चेक पॉइंट बनाना पड़ता है। ये चेक पॉइंट किस लिए होता है कि जब भी आपकी मशीन आप उस पर एनालिसिस करोगे, मेलवेयर से एनालिसिस करोगे, आप एग्जीक्यूट करोगे मेलवेयर को, तो जब मेलवेयर को एग्जीक्यूट करोगे तो वो मशीन इन्फेक्टेड हो जाएगी। ओके, तो अब आपको उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए बहुत मुश्किल लगेगी। तो उससे बेटर ऑप्शन क्या है, आप वर्चुअल मशीन को रीस्टोर कर सकते हो किसी पॉइंट पे। तो उसके लिए आपको पहले कोई चेक पॉइंट बनाना पड़ता है। उस चेक पॉइंट पे जब भी आपकी इन्फेक्ट हो तो उस चेक पॉइंट पे आप रिवर्ट बैक कर सकते हो। ओके, ये मैं दिखाता हूं आपको कैसे करते हैं ये। लेट्स से मैंने ये विंडोज 10 मशीन बनाई, ओके, एंड मुझे मैं राइट क्लिक करूंगा इस पे एंड कनेक्ट करूंगा, तो ये मशीन मेरी कनेक्ट होगी। लेट्स से ये कनेक्ट हो गई। अब मुझे चाहिए कि कितनी बड़ी विंडो में मुझको दिखाई दे, तो मैं चाहता हूं कि ये मेरा पूरा मॉनिटर को कवर करे। ओके, और अगर आप चाहते हो कि मल्टीपल मॉनिटर में, तो आप ये वाला कमांड भी यूज कर सकते हो, यूज ऑल माय मॉनिटर। ओके, राइट नाउ मैं अपने लैपटॉप के ही मॉनिटर पे यूज करना चाहता हूँ।
तो मेरी वर्चुअल मशीन यहाँ पे स्टार्ट हो रही है। लेट्स, तो ये मेरी वर्चुअल मशीन है, इसमें मैंने अपना अकाउंट बना रखा है एक, तो मैं इसमें लॉग इन करता हूँ। तो मेरी ये वर्चुअल मशीन स्टार्ट हो गई। अब मैं चेक पॉइंट्स बता रहा था, जैसे मैंने फ्रेशली इंस्टॉल किया है, इसका मुझे चेक पॉइंट बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊंगा, इसको मिनिमाइज करूंगा और यहाँ पे मेरा ऑप्शन आएगा एक्शंस। एक्शंस में मैं नीचे चेक पॉइंट पे जाऊंगा, यहाँ पर क्लिक करूंगा। तो राइट नाउ जिस स्टेज पे मेरी ये मशीन है, वो स्टेज ये हाइपरवाई इसे सेव कर लेगा। ओके, एंड जब भी मुझको ये मशीन रिवर्ट बैक करनी होगी, तो यहाँ पर आप एक ऑप्शन देख रहे हो रिवर्ट का, अगर आपको दिख रहा हो, ये जहाँ पे मैंने कर्सर रखा है, ये ऑप्शन है रिवर्ट करने का। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये जो मशीन है मेरी उसी पोजीशन पे आ जाएगी। लेट्स से मैं यहाँ पर एक फाइल बना देता हूँ, कोई भी फाइल बना देता हूँ XYZ, मैंने मशीन के ऊपर बना के रखी। सो लेट्स से मैंने क्या किया, अब मेरी मशीन का स्टेट चेंज कर दी, मैंने एक फाइल को ऐड किया हुआ, एंड लेट्स से मुझको रिवर्ट बैक जाना है, तो मैं क्या करूंगा, इस ऑप्शन पे क्लिक करूंगा और मेरी मशीन मुझसे क्या बोलेगी, रिवर्ट बैक करने के लिए पूछेगी, तो ओके, मैंने रिवर्ट किया, देन ये रिकनेक्ट हो मशीन। It's taking too much time, so let it come again, we'll continue our work. So I guess it will take time. चलो देन, नाउ हम देख सकते हैं कि हमारी मशीन रिवर्ट बैक हो गई है, एंड देन आप देख सकते हो जो भी हम चेंजेस किए थे, अब वो चेंजेस यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि ये चेक पॉइंट पे, अपने पुराने चेक पॉइंट पे चली गई है, जहाँ पे अपने चेक पॉइंट बनाया था, जो फाइल क्रिएट की थी वो अब यहाँ पर नहीं अवेलेबल है, राइट। तो जब भी हमको रिवर्ट बैक करना होता है तो हम ये ऑप्शन यूज कर सकते हैं एंड अपनी मशीन को डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। ओके, लेट्स गो बैक। ओके, तो ये हमारा था कि हम किस तरीके से अपने आइसोलेटेड एनवायरनमेंट बनाए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट विद बेसिक एनालिसिस। बेसिक एनालिसिस क्या होती है, बेसिक एनालिसिस में हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हम फाइल को आइडेंटिफाई कैसे कर सके। लेट्स से कोई भी फाइल, मतलब अगर आप कोई भी एप्लीकेशन बनाते हो, उसका डेटा आपको स्टोर करना होता है, तो आपको उसको हार्ड ड्राइव पे सेव करना पड़ता है, राइट। तो एंड योर मेमोरी इज समथिंग 0101, इसके अलावा तीसरी स्टेज नहीं होती है, ठीक है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका डेटा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक आपको रीड करना है एंड किस एप्लीकेशन से उसको ओपन करना है। ओके, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको अपने डेटा के साथ रखना पड़ता है, ठीक है। तो इन कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं फाइल। जो हम जो भी डेटा रखेंगे वो इन द फॉर्म ऑफ फाइल रखेंगे। तो फाइल में दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है हेडर, एक होता है पेलोड। पेलोड वो होता है जिसमें मतलब एक्चुअल डेटा रखा होता है, जो भी आपने डेटा रखा वो रखेगा। हेडर वो होता है मेटा डेटा होता है, आपको डेटा के बारे में बताएगा कि आपका जो डेटा है कौन सा एप्लीकेशन ओपन कर सकता है, उसका साइज क्या है, एंड वो जो डेटा एक्चुअल डेटा स्टार्ट हो रहा है उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है,
तो ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है रिलेटेड टू डेटा, वो सारी हमारे हेडर में आती है। तो जब भी हम कोई फाइल को स्टोर करते हैं अपने कंप्यूटर पे, उसको इन द फॉर्म ऑफ फाइल स्टोर करते हैं। ओके, फाइल एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं, राइट। तो अगर अब हमको आइडेंटिफाई करना है कि किस तरीके की कोई कौन सी फाइल है, लेट से अगर हमारे पास हमारी मशीन है, इसमें मैं कुछ फाइल्स कॉपी करता हूं। फाइल्स कॉपी हो रही हैं। ओके, सो लेट से इसके अंदर, इस फोल्डर के अंदर कुछ फाइल्स पड़ी होंगी। ओके, सो आप देख सकते हो कुछ फाइल के सामने एक्सटेंशन है, तो आप वो समझ सकते हो किस टाइप की फाइल है। बट कुछ फाइल के सामने एक्सटेंशन नहीं है। अगर आपके पास इस तरीके की कोई फाइल आती है, जैसे द फाइल नेम इज वन, ओके, इस टाइप की फाइल आती है, तो आप कैसे बता सकते हो किस टाइप की फाइल है। तो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट है कि कोई भी फाइल जब भी अपने आप को स्टोर करेगी अपने सिस्टम पे, तो वो अपने स्टार्टिंग में 4 बाइट्स जो होंगे वो उसके सिग्नेचर होंगे कि वो किस टाइप की फाइल है। ओके, लेट्स से ये कोई फाइल है। ओके, एंड इसके स्टार्टिंग अगर हम इसको हेक्साडेसिमल एडिटर में मतलब रीड करते हैं, तो ये हमको इस तरीके से कुछ फाइल दिखेगी एंड उसके स्टार्टिंग बाइट्स कुछ ऐसे होंगे। ठीक है, अब आप कैसे पता करोगे कि ये इन बाइट से कौन सी फाइल स्टार्ट होती है। तो आपके लिए विकिपीडिया पे एक लिस्ट दी गई है जिसमें जितनी भी जेनेरिक फाइल्स हैं उनके सिग्नेचर्स दिए हुए हैं। ओके, लेट्स ओपन क्रोम। तो हम अगर यहाँ पे सर्च करें लिस्ट ऑफ फाइल सिग्नेचर, लिस्ट ऑफ फाइल सिग्नेचर, तो विकिपीडिया पे आपको एक लिंक मिलेगा। ओके, आप इस लिंक पे जाएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे आपको मैपिंग मिलेगी कि अगर कोई फाइल विच इज स्टार्टिंग विद 2321, अगर कोई भी फाइल जो इस डेटा से स्टार्ट होती है, तो वो फाइल कौन सी होती है, स्क्रिप्ट फाइल्स होती है। ठीक है, लेट्स चेक एग्जीक्यूटेबल फाइल किससे होती है। कंट्रोल एफ करते हैं और इस पेज को पे सर्च करते हैं EXE फाइल। ओके, तो अगर हम देखें कि अगर कोई फाइल 4D5A से स्टार्ट हो रही है, दैट मीन्स वो फाइल क्या है, हमारी एग्जीक्यूटेबल है, जो कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनी हुई है। ओके, इनके ये टाइप हो सकते हैं, EXE फाइल हो सकती है, .exe, .crc, SCRC, सोर्स फाइल्स हो सकती है, सिस्टम फाइल हो सकती है, DLL फाइल हो सकती है। सो अगर कोई भी फाइल 4D5A से स्टार्ट हो, दैट मीन्स वो आपके विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के पे एग्जीक्यूट करने के लिए बनी हुई है। ओके, लेट्स चेक सम अदर फाइल, लेट्स से PDF फाइल। सो अगर आपको कोई फाइल 225, 50 और 44 बाइट से स्टार्ट हो रही है, इन बाइट से स्टार्ट हो रही है, दैट मीन्स ये PDF डॉक्यूमेंट है।
ओके, इस तरीके से आपके पास यहाँ पे पूरी लिस्ट है जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कोई भी फाइल आपके सिस्टम पे किस टाइप की है। ओके, तो अब आपको मालूम है कि कैसे आप आइडेंटिफाई करो कौन सी फाइल किस टाइप की है। सो लेट्स स्टार्ट विथ सी, सारी एग्जीक्यूटिबल्स की मेलवेयर एनालिसिस डिफरेंट प्रोसेस होता है। ओके, लाइक आपको अगर पीडीएफ फाइल का मेलवेयर है, अगर पीडीएफ मेलवेयर है तो उसकी एनालिसिस का प्रोसेस टोटली डिफरेंट होगा। अगर कोई आपका ऑफिस डॉक्यूमेंट में मेलवेयर है उसकी एनालिसिस का प्रोसीजर बिल्कुल डिफरेंट होगा। ओके, ऐसे ही अगर आपके पास एग्जीक्यूटेबल मेलवेयर है, आपका मेलवेयर एग्जीक्यूटेबल है ईएक्सी फाइल में, तो उसकी एनालिसिस का प्रोसेस अलग होगा। राइट नाउ हम ईएक्सी फाइल को देखेंगे क्योंकि सबसे ज्यादा मेलवेयर आपको उस फॉर्मेट में ही मिलेंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि कोई भी फाइल आप जब भी हार्ड ड्राइव पे सेव करते हो तो दो कंपोनेंट में सेव होती है। एक उसमें पार्ट होगा हेडर, जिससे आप देख सकते हो ये फाइल किस बाइट से स्टार्ट हो रही है, 4D5A, और मैंने आपको लिस्ट में बताया था कि 4D5A आपकी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती है। ओके, तो इस फाइल में भी हेडर है आपका, तो ये जो हेडर है वो ये पार्ट है आपका फाइल। ठीक है, इसमें आपका पूरा मेटा डेटा होगा और उसके बाद ये आपका डेटा, बेसिकली डेटा इज आल्सो डिवाइडेड इन सेक्शंस, मतलब चंक में रखता है ये एक सी फाइल। तो वो उनके सेक्शंस होते हैं और वो अपनी अपनी अलग अलग बोल सकते हो आइडेंटिफिकेशन या फिर उनकी वर्किंग के थ्रू वो चंक्स बनाए जाते हैं। जैसे आई डेटा में हम डेटा स्टोर करते हैं। ओके, डॉट आर एस सी दिख रहा होगा आपको, आर एस आर सी, दिस इज रिसोर्स। तो जो भी आपकी EXE फाइल में जैसे आइकन फाइल हो गई या फिर लाइसेंस फाइल हो गई, तो इस सेक्शन के अंदर स्टोर किया जाता है। डॉट डेटा अगर अगेन आपका प्रोग्राम में जो भी डेटा यूज हो रहा है वो डेटा का स्टोर होगा उस सेक्शन में। एंड देन डॉट टेक्स्ट सेक्शन है, डॉट टेक्स्ट सेक्शन में हमारा एक्चुअली कोड स्टोर होता है। जो भी कोडिंग है, इंस्ट्रक्शंस होंगे, इंस्ट्रक्शन सेट्स होंगे, वो सारे हमारे डॉट टेक्स्ट सेक्शन में स्टोर होते हैं। ओके, तो इसी तरीके से आपका जो डेटा है वो सेक्शन वाइज डिवाइडेड होता है। अब ऐसे ही आपके हेडर्स में बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है एंड हेडर्स भी डिवाइडेड है। जैसे आपका क्या होता है कि आपका पहले डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम था, विंडोज से इनिशियली जो स्टार्ट हुआ था डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम जो स्टार्ट, तो सबसे पहले जो हेडर लगा था वो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम का लगा था। एंड देन उसके बाद डॉस स्टब था। देन उसके बाद उन्हें अपना स्ट्रक्चर चेंज करने की कोशिश की, बट पुराने का सेक्शन अभी भी है, हेडर हेडर उसमें है, तो उन्हें अपना एक्स्ट्रा एक सेक्शन लगा दिया, दैट इज कॉल्ड पीई हेडर। ओके, पीई हेडर में अपनी खुद कुछ और इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है, जैसे आपकी फाइल किस टाइप की है, डीएलएल टाइप की है या ईएक्सी फाइल है, दोनों एग्जीक्यूटेबल है बट दोनों का वर्किंग डिफरेंट है। आपका पी फाइल में मेन फंक्शन होता है बट आपके डीएलएल फाइल में मेन फंक्शन नहीं होता है। ओके, तो हमारे पी फाइल स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखता है। सो मैंने आपको बताया कि जब भी हम एनालिसिस करेंगे तो उसकी हम इंडिकेटर्स की बात करते हैं कि उसमें क्या क्या चीज हमको देखनी चाहिए, क्या क्या आर्टिफैक्ट देखनी चाहिए जिसके बेसिस पे हम बोल सकें वो फाइल मेलवेयर है, मेलिशियस है या क्लीन है। ओके, पर इससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आप बेसिक एनालिसिस लाइक आप ऑनलाइन कैसे देख सकते हो। तो इसके लिए बहुत ही अच्छा एक टूल है, दैट इज वायरस टोटल। ओके, इस वायरस टोटल टूल के थ्रू आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। ओके, लेट्स गो बैक एंड गो इनसाइड द वीएम। ओके, वीएम में चलते हैं एंड यहाँ पर देखते हैं कोई फाइल पड़ी हुई है हमारे पास, लेट्स से फाइल 1। ओके, एंड मैंने आपको बताया था किसी भी फाइल को अगर मुझे आइडेंटिफाई करना है तो किस तरीके से करते हैं, हम सिग्नेचर्स के थ्रू करते हैं। एंड
एंड बेसिकली जो स्ट्रिक्ट सिग्नेचर होता है वो यूनिकली किसी भी फाइल को आइडेंटिफाई कर सकता है। ओके, एंड स्ट्रिक्ट सिग्नेचर के लिए हम क्या कर सकते हो कि हैश निकाल सकते हैं, राइट। तो हम देखते हैं इस फाइल का हैश निकालते हैं एंड इसकी एनालिसिस हम करेंगे, बेसिक एनालिसिस। फर्स्ट हम इसको देखना चाहते हैं किस टाइप की फाइल है। सो हम इसको हेक्साडेसिमल एडिटर में खोलेंगे। ये मेरा हेक्स एडिटर है, 010 एडिटर। हेक्स एडिटर बहुत सारे आते हैं, आप कोई भी यूज कर सकते हैं। मेरे सिस्टम पे अभी यही वाला इंस्टॉल्ड है। ये ओपन हो रही है। इस एडिटर में ओपन हो गया एंड आप देख सकते हो ये, लेट मी मैक्सिमाइज इट। ओके, मैंने मैक्सिमाइज किया। तो आप ये देख सकते हो कि लेफ्ट साइड में जो डेटा दिख रहा है ये मेरा हेक्साडेसिमल डेटा है। ओके, एंड जो राइट साइड में दिख रहा है मुझे एमजी करके, दिस इज एस्काई फॉर्मेट। आई होप कि मतलब आप दोनों फॉर्मेट को डिफ्रेंशिएट कर लेते होंगे, मतलब आपको मालूम होंगे एस्काई फॉर्मेट क्या होता है एंड आपको हेक्साडेसिमल फॉर्मेट क्या होता है। ओके, तो आप अगर देखो हेक्साडेसिमल में, अगर आपको स्टार्टिंग बाइट्स देखो तो 45 है। एंड हमने पहले देखा 45 में से क्या होता है, एग्जीक्यूटेबल स्टार्ट्स होती है। ठीक है, अगर वही डेटा अगर हम एस्काई में देखें तो अगर कोई फाइल हमको एमजेड से स्टार्ट होती हुई दिखती है तो वो फाइल कौन सी होती है, एग्जीक्यूटेबल होती है, विंडोज की एक्सी फाइल्स होती है। ओके, ये याद रखना क्योंकि जब हम एडवांस मेलवेयर्स को की एनालिसिस करेंगे तब ये आपको जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो आप ये याद रखना, कोई भी फाइल अगर आप हेक्साडेसिमल में रीड कर रहे हो और वो स्टार्ट हो रही है 45 से तो वो एक एक्सी फाइल है। और अगर आप उसको स्काई एडिटर में लाइक नोटपैड में ओपन कर रहे हो तो वो फाइल अगर एमजेड से स्टार्ट हो रही है, एमजेड करेक्टर से, तो दैट मीन्स दैट फाइल इज अ ईएक्सी फाइल। राइट, तो ये हमारी बेसिक एनालिसिस हुई जिससे हमने आइडेंटिफाई किया कि किस टाइप की फाइल है। तो ये फाइल कौन सी है, ईएक्सी फाइल। तो close this editor, we already know that this file is a exe file .exe। अब मैंने आपको पहले बताया था कि किसी भी फाइल को हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, सिग्नेचर से। तो हम सबसे पहले इसका सिग्नेचर निकालें। तो इसके लिए मैं टूल ओपन करता हूँ, कमांड प्रॉम्प्ट अपना ओपन करता हूँ एंड एक क्रिप्टोग्राफी टूल है जो आप कोई भी टूल यूज कर सकते हो, क्रिप्टोग्राफी टूल, बट मैं यूज करता हूँ ओपन एसएसएल। तो आई हैव ऑलरेडी इंस्टॉल्ड इट। मेरी वर्चुअल मशीन थोड़ा सा स्लो है। ओपन एसएसएल। इसके बाद हमको क्या देना पड़ता है कि किस टाइप का हैश निकालना है। लेट्स से MD5। MD5 हमको निकालना है, किस फाइल का निकालना है, 1.exe का। तो आप देखोगे कि MD5 ऑफ 1.exe इज दिस वन। इसको हम कॉपी कर लेंगे एंड अब हम चलते हैं ऑनलाइन टूल पर, जो मैंने आपको बताया virustutorial.com। बहुत अच्छा टूल है जो आपको बेसिक इंफॉर्मेशन दे सकता है।
वेबसाइट। यहाँ पर आप तीन ऑप्शन देखोगे जब भी आप इस वेबसाइट पे जाओगे। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा फाइल का, यूआरएल का और सर्च का। फाइल के ऑप्शन में क्या है कि आप किसी भी फाइल को इस पे अपलोड कर सकते हो। यहाँ पे ऑप्शन है चूज फाइल, मतलब आप ब्राउज कर सकते हो अपने सिस्टम पे, डाउनलोड कर सकते हो। बट ये पब्लिक पोर्टल है, तो अगर कोई आप अपनी फाइल, प्राइवेट फाइल आप इस पे अपलोड करते हो तो वो पब्लिकली कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है। इसलिए देयर इज अ रिकमेंडेशन कि कभी भी आप अपनी जो फाइल आपके पास ही है, सिर्फ प्राइवेट फाइल है, आपकी कॉन्फिडेंशियल फाइल, वो कभी आप वायरस्टोटल के साथ शेयर ना करें। ठीक है। सेकेंड ऑप्शन है आपका यूआरएल। कभी भी आपको ये देखना हो कि आपका जो यूआरएल है वो क्लीन है, लेजिस्टिमेट है, या फिर उसमें कोई मेलवेयर है या मेलिशियस यूआरएल है। ओके, कोई मेलिशियस पर्पस के लिए उसको यूज कर, तो यहाँ पर हम उसका यूआरएल डाल के चेक कर सकते हैं। ओके, एंड द थर्ड ऑप्शन है सर्च फॉर सम सिग्नेचर्स। ओके, यहाँ पर जब हम सर्च पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर हमको ऑप्शन आता है फाइल हैश का। हम यहाँ पे फाइल हैश या सिग्नेचर डाल सकते हैं उस फाइल की इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए। ओके, लेट्स से हमने कॉपी की थी जो सिग्नेचर MD5, हम उसको यहाँ पर डालते हैं। एंड इफ वी एंटर, इसको हम जैसे ही एंटर करेंगे, मेरा सिस्टम थोड़ा स्लो हो रहा है आई गेस। हाँ, इट केम। ये वायरस पोर्टल पोर्टल क्या है, इस पे ये इन्होंने एक पोर्टल बनाए हुए हैं जिसपे मल्टीपल जितने भी आपको ज्यादातर जितने भी मेजर एवीज हैं, एंटीवायरसेस हैं, उन सबको इंस्टॉल कर रखा है। ओके, तो जब भी आप कोई सिग्नेचर डालते हो तो वो सिग्नेचर चेक करता है कि इन सारे एवीज पर वो फाइल डिटेक्ट हो रही है या नहीं। और अगर कोई भी आप यहाँ पे देखोगे AHN Lab V3, दिस इज एंटीवायरस। अलीबाबा इज एन एंटीवायरस। तो इस तरीके से बहुत सारे एंटीवायरस है, जैसे आपका जो आप जानते होंगे अवस्थ के बारे में, अवीरा के बारे में, AVG के बारे में, बिटफेंडर के बारे में। तो ये सारे एंटीवायरसेस हैं काम में भी, जो कि ओपन सोर्स है। एंड ईसेट अच्छा एंटीवायरस है। यहाँ पे आपका मेलवेयर बाइट अच्छा एंटीवायरस है, कैस्पेस्काई है, एंड देन आपका पांडा है, एंड देन माइक्रोसॉफ्ट है। ओके, दीज आर द एंटीवायरसेस। और जब हमने इसको इस पोर्टल को अपना सिग्नेचर दिया, तो ये उस सिग्नेचर की फाइल का आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है कि इन सारे एवीज पे रन करने के बाद इन, अगर वो रेड में आती है, अगर ये देखिए रेड में आ रहा है ना, तो ये एंटीवायरस इसको मेलवेयर डिटेक्ट कर रहा है। ओके, एंड उसका नाम ले रहा है ये बैकडोर। ओके, तो ये मेलिशियस फाइल है। एंड मतलब इतने सारे कितने एंटीवायरस इसको डिटेक्ट कर रहे हैं, आपका सबसे ऊपर दिया होगा, लेट से यहाँ पर दिया होगा 58 एंटीवायरस इस फाइल को डिटेक्ट कर रहे हैं। तो अगर मोस्टली अगर आप देखो कि आपके मेजर एंटीवायरस डिटेक्ट कर रहे हैं, मोर देन 30 डिटेक्शन है, तो आप बोल सकते हो वो मिलीशियस फाइल है। तो ये बता रहे हैं कि इस पोर्टल में आप देख सकते हो कि जो फाइल हमने इसको प्रोवाइड की, जो सिग्नेचर प्रोवाइड किया, उस सिग्नेचर की फाइल मेलिशियस है। ठीक है, बट ये पोर्टल और भी इंफॉर्मेशन देता है उस फाइल के बारे में। इफ यू गो इन डिटेल्स, इधर डिटेल वाले टैब में जाओगे तो वहां पे आपको ये पहले सिग्नेचर देगा, वेरियस टाइप सिग्नेचर। जैसे हमने MD5 निकाला था, हमारा MD5 ये निकला हुआ था जिससे हमने स्कैन के सर्च किया। बट ये अदर सिग्नेचर्स भी देता है, जैसे SHA-1 हो गया, V हैश हो गया, ऑथेंटिकेशन हैश हो गया, IMP हैश हो गया। ये स्ट्रिक्ट सिग्नेचर्स हैं। अगर आप देखोगे SHA-1, SHA-256 और MD5, उसके नीचे जो आपको हैशेस दिख रहे हैं, ये ह्यूरिस्टिक हैशेस है।
इसमें कुछ ह्यूरिस्टिक वैल्यूज होती हैं जिसके थ्रू आप थोड़ा मेलवेयर्स मतलब मल्टीपल फाइल्स को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। लाइक मैं आपको बताऊंगा इंपोर्ट्स क्या होते हैं। तो इंपोर्ट्स की मतलब इस इंपोर्ट की मल्टीपल फाइल्स हो सकती हैं और वो मल्टीपल फाइल्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो ऐसे इम्पैश है एंड अदर टाइप ऑफ ह्यूरिस्टिक हैशेस इज आल्सो देयर। एंड देन उसके बाद आपको ये बताता है मेजर जो है कि ये फाइल कब क्रिएट हुई। ये फाइल 2009 में क्रिएट हुई। ओके, इसमें टाइम स्टैम्प है 2009 का। एंड ये इस पोर्टल में फाइल 2018 में आई थी। तो ये फाइल बहुत पुरानी फाइल है। और किस नाम से है मिली है ये मतलब इन द फाइल। तो ये लैब 01 के नाम से है कि ये असाइनमेंट की किसी असाइनमेंट की फाइल है, इसलिए ये लैब 01 के नाम से सेव है और ये मेलवेयर। ओके, एंड आप यहाँ पे देख सकते हो इसके कितने सेक्शंस हैं। इसके 4 सेक्शंस हैं, टेक्स्ट सेक्शन, डेटा सेक्शन और रिसोर्स सेक्शन। ओके, एंड इंपोर्ट्स। इंपोर्ट्स क्या होता है, जैसे आपको मालूम है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम आपका आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम को सर्विसेज देने के लिए बना हो। ठीक है, सारी सर्विसेज एक जगह इकट्ठा करके रखती है और वहां से आप अपना कोई भी एप्लीकेशन प्रोग्राम रन करें तो वो सर्विसेज यूज कर सकते हैं। तो वो जो सर्विसेज स्टोर्ड है ऑपरेटिंग सिस्टम में वो डीएलएल फाइल्स के फॉर्म में से स्टोर होती है। ओके, जैसे इसमें इंपोर्ट्स में दिख रहा है shell32.dll। तो इसमें बहुत सारे मॉड्यूल्स स्टोर्ड होते हैं इन डीएलएल फाइल्स। मैंने बताया था आपको कि डीएलएल फाइल वो फाइल होती है जिसमें मेन फंक्शन नहीं होता, बट उसमें फंक्शंस बहुत सारे होते हैं। कोई भी थर्ड एप्लीकेशन उन फंक्शंस को यूज कर सकता है। ओके, तो इसमें शेल 32 डीएलएल यूज हुई है। जब इस प्लस साइन पे आप करोगे तो उनके 2 मेथड्स यूज हुए, एसेट चेंज नोटिफाई और शेल एग्जीक्यूट exe। ठीक है, ये एक्चुअली इंपोर्ट्स होते हैं जो कि इस shell32.dll के अंदर स्टोर्ड थे। जरूरी नहीं इस डीएलएल में सिर्फ ये 2 मॉड्यूल्स हो, इसके बहुत सारे मॉड्यूल्स हो सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम एपीआई। तो कोई भी यूजर प्रोग्राम होता है तो जब वो एग्जीक्यूट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर तो वो ये एपीआई यूज करता है। ओके, ऐसी कर्नल 32 डीएलएल यूज हुई है, उसमें ये सारे फंक्शंस यूज किए हैं इस एग्जीक्यूटेबल ने। तो सिमिलरली इन डीएलएल फाइल्स के अंदर के भी इंपोर्ट्स यूज किए। एंड इन इंपोर्ट से आप ये सोच सकते हो कि ये फंक्शन क्या करता हो। ओके, तो ये सारी इंफॉर्मेशन भी आपको यहाँ पर मिल जाती है। देन आप रिलेशंस देख सकते हो। रिलेशंस क्या होता है कि इसकी पेरेंट फाइल क्या थी, इसके चिल्ड्रन क्या थे, ये किस किस आईपी एड्रेसेस से कनेक्ट कर रहा था, किन किन लोकल आईपी एड्रेसेस से कनेक्ट कर रहा था या पब्लिक आईपी एड्रेसेस से कनेक्ट कर रहा था। लाइक आप यहाँ पे देख सकते हो कि इन सारी आईपी से कनेक्ट कर रहा था। ओके, बट इसके स्टार्टिंग की आईपीज देखोगे 192 168, दिस सीम्स लाइक लोकल आईपीज। ठीक है, बाकी ये पब्लिक आईपीज है, मतलब इंटरनेट से कनेक्टेड कनेक्शन कर रहा होगा ये। एंड ये इन सब पेरेंट से एग्जीक्यूट हुआ है। इसके एग्जीक्यूशन पेरेंट्स क्या है, ये सारी फाइलें थी जिसके थ्रू ये फाइल को एग्जीक्यूट हुआ है। एंड इस फाइल ने भी कुछ फाइल्स को ड्रॉप किया है आफ्टर एग्जीक्यूशन। ये फाइल कुछ फाइल्स को ड्रॉप कर, तो ये सारे रिलेशन भी बताता है जिससे हमको थोड़ी इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि ये फाइल क्या करती है। एंड इस फाइल के बिहेवियर भी आप चेक कर सकते हो यहाँ से। अगर आप बिहेवियर टैब में जाओगे तो यहाँ पर काफी सैंडबॉक्सेस क्या होते हैं, जैसे हमने अभी आज एक वर्चुअल मशीन बनाना सीखा अपने सिस्टम पे, ऐसे ही क्या करते हैं सब एंटीवायरसेस या डिफरेंट साइबर सिक्योरिटी रिसर्च लैब्स, वो क्या करती हैं अपने सैंडबॉक्सेस बना के रखती है, मतलब वर्चुअल मशीन बना के रखती है और उसमें मेलवेयर को एग्जीक्यूट करती है। और जो भी आर्टिफैक्ट्स उससे मेलवेयर से निकलते हैं
वो सारी निकाल के एक रिपोर्ट बना के देती है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सैंडबॉक्सिंग। ठीक है, किसी मतलब एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाते हैं, उसके अंदर हम अपने एग्जीक्यूटिव को एग्जीक्यूट करते हैं, उसकी रिपोर्ट जनरेट करके हम यूजर को देते हैं। ओके, तो सिमिलरली यहाँ पे ये सारे सैंडबॉक्सेस है, कपा है, राइजिंग मूव्स है, टेंसेंट है, वायरस टोटल, जूजू बॉक्स है, तो एंड जेन बॉक्स है, वायरस टोटल, कुकू बॉक्स है, कुकू फोक है। तो सिमिलरली बहुत सारे यहाँ पर आपको सैंडबॉक्सेस मिल जाएंगे जिससे ये इंफॉर्मेशन निकाल के आपको दे रहे हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बिहेवियरल से इंफॉर्मेशन भी मिल जाती है एंड आपको इसमें मित्र मैट्रिक्स भी मिल जाती है। ये हम डिस्कस करेंगे जब आप साथ डिस्कस करेंगे एक सेशन में एपीटीज, तो वहां पर हम ये सारी डिस्कशन करेंगे। एंड कम्युनिटी में आपको वो इंफॉर्मेशन मिलेगी जो कि पब्लिक ने इसको एनालिसिस करने के बाद डाली। ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हो ये इतने सारे रिसर्चर्स हैं जिसने इसका फीडबैक दिया हुआ है और सारे फीडबैक्स -1 दैट मींस मेलवेयर है। ओके, अगर चीजें नेगेटिव में है दैट इज मेलवेयर। ठीक है, एंड आप नीचे भी देख सकते हो काफी रिसर्च लैब्स ने यहाँ पर कमेंट्स डाले हुए ये फाइल क्या है। ओके, तो ये सारी चीजें आप ऑनलाइन देख सकते हैं एंड इसके बेसिस पे आप एनालिसिस मतलब कर सकते हैं, वर्डिक्ट दे सकते हो कि ये फाइल मेलवेयर है या नहीं। एंड इस एनालिसिस से आपको सीधे दिख रहा होगा इस पोर्टल की एनालिसिस से ये फाइल malicious है, राइट। तो दिस इज लाइक बेसिक एनालिसिस ऑफ एनी फाइल जो कि वायरस टोटल पे होगी, तो आप उसको इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, बट लेट्स से वो फाइल वायरस टोटल पे नहीं, तो फिर आप कैसे डिटेक्ट करोगे? ओके, सो हम उसके लिए स्टैटिक एनालिसिस कर सकते हैं जो कि एक मैनुअल एनालिसिस। मैनुअल एनालिसिस में हम ये देखते हैं, कुछ आर्टिफैक्ट्स देखते हैं जो कि हमको बता सके कि वो फाइल मैलिशियस है। ओके, सबसे पहला है डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर्स क्या होते हैं? दीज आर लाइक थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन टेक्निक। जैसे मैं एक डेवलपर हूं, मुझको एक सॉफ्टवेयर बनाना है, ठीक है, मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया एंड उसको जाके इंटरनेट पे पब्लिश कर दिया, तो अब कोई भी उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकता है एंड इंस्टॉल कर सकता है, मैंने ओपन एक्सेस दिया। ओके, बट कोई भी अगर यूजर आएगा तो उसको इंटरनेट पे सस्पिशियस फाइल। ओके, मैं एक डेवलपर हूँ, नोन डेवलपर हूँ, मैंने एक फाइल डेवलप की एंड उसको इंटरनेट पे डाल, लेट्स से गिटहब रेपोजिटरी में डाल। गिटहब रेपोजिटरी पे किसी को वो फाइल मिली एंड उसको मैंने उधर डॉक्यूमेंट भी डाला था, ये फाइल ये करती है, ये सारी फंक्शनैलिटी है, तो उसने वो डॉक्यूमेंट पढ़ा एंड उसको लगा कि वो उसके यूजफुल है, उसने वो डाउनलोड कर सकता है। बट आजकल के सिनारियो में हम कोई भी फाइल अगर डाउनलोड करते हैं अपने सिस्टम पे तो हमें एंटीवायरस बोलता है दिस इज एन एलियन फाइल, सस्पिशियस फाइल, आप अगर पूरे श्योर हो तभी इसको इंस्टॉल करिए या यूज करिए अपने सिस्टम, राइट। तो इसकी वजह से अगर क्लाइंट मतलब कोई भी यूजर है वो क्लियर नहीं है कि भाई डाउटफुल है कि फाइल पता नहीं मैलिशियस है कि क्लीन है, तो वो क्या करेगा, उस फाइल को इंस्टॉल नहीं करेगा और या यूज नहीं करेगा, जो कि मेरे लिए गलत है। ओके, मैंने बनाई ही फाइल है, उसमें मैंने मैलिशियस कंटेंट कुछ नहीं डाला हुआ है, वो क्लीन फाइल है, बट यूजर उसे यूज नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो मुझ पर ट्रस्ट नहीं करता। तो इसके लिए क्या होता है, मैं किसी थर्ड पार्टी के पास जाऊंगा और उससे बोलूंगा कि आप अपने बिहाफ पे मुझको यूजर को ये बताइए कि ये फाइल क्लीन फाइल है, ये मैलिशियस नहीं। तो जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गया, कोमोडो हो गया, मैकेफे हो गया, या फिर सिमेंटेक हो गया, ये सारी कंपनीज एक्चुअली थर्ड पार्टी डिजिटल सिग्नेचर प्रोवाइड करती है। तो मैं इन कंपनीज के पास जाऊंगा, इनसे बोलूंगा कि मुझे एक डिजिटल सिग्नेचर दे दो जो कि ये वेरीफाई करेगा कि जो मेरा सॉफ्टवेयर है
वो मैलिशियस नहीं है, वो क्लीन है, और वो अपना नाम का सिग्नेचर उस पर ऐड कर दे। ओके, तो डेवलपर ये करते हैं, थर्ड पार्टी सिग्नेचर डलवाते हैं, मतलब डिजिटल सिग्नेचर डलवाते हैं, जिससे कोई भी अगर अब मेरी फाइल डाउनलोड करेगा, लेट्स से मैंने माइक्रोसॉफ्ट से डिजिटल सिग्नेचर लिया, तो अब कोई भी वो फाइल को डाउनलोड करेगा गिटहब से, एंड वो चेक करेगा कि ये फाइल मलेशिया मतलब सिग्नेचर इस पे है या नहीं। तो जब वो सिग्नेचर दिखेगा इस पे है, एंड वो माइक्रोसॉफ्ट ने दिया हुआ, सो माइक्रोसॉफ्ट इज लाइक ट्रस्टेड डेवलपर्स, तो वो उस फाइल को इजिली इंस्टॉल कर देगा, उसको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ओके, तो सबसे पहला इंडिकेटर हमारा ये रहता है, अगर हमारे फाइल के ऊपर कोई भी डिजिटल सिग्नेचर है फ्रॉम अ ट्रस्टेड वेंडर, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं वो फाइल क्लीन है। अगर सिग्नेचर नहीं है तो हमको उसको फर्दर एनालिसिस करनी पड़ेगी। तो पहला, अगर हम डिजिटल सिग्नेचर से चेक करते हैं और उस पर क्लीन मतलब ट्रस्टेड वेंडर से सिग्नेचर मिलता है, तो हमको एनालाइज करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली वर्डिक्ट दे सकते हैं वो फाइल क्लीन। सेकंड है रिसोर्स इंफॉर्मेशन। रिसोर्स इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताया कि एक सेक्शन होता है रिसोर्स सेक्शन, उसमें जितनी भी हमारी सपोर्टिंग फाइल्स होती है, जैसे हमारे लाइसेंस फाइल हो गई है, आइकन फाइल्स हो गई, ये सारी फाइल्स स्टोर्ड रहती है। बट मेलवेयर ऑथर्स क्या करते हैं कि उस स्पेस में अपनी मेलिशियस स्क्रिप्ट या मेलवेयर ही डाल देते हैं। एक मेलिशियस एग्जीक्यूटेबल को इम्बेड कर देंगे, या फिर कोई स्क्रिप्ट जैसे जावा स्क्रिप्ट लिख दी, या फिर ऑटोएट स्क्रिप्ट लिख दी, या वीबीएस स्क्रिप्ट लिख दी, वो सारी स्क्रिप्ट इस स्पेस में लिख देंगे। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी स्पेस उनको मिल जाती है जहाँ पे वो अपने मेलवेयर्स को छुपा सकते हैं, हाइड कर सकते हैं। तो रिसोर्स इंफॉर्मेशन को हमको जाके देखना पड़ता है उसमें क्या क्या चीजें स्टोर्ड है। ओके, एंड अगर स्टोर्ड है, तो अगर वो क्लीन है तो ठीक है, उस रिसोर्स सेक्शन को हम बोल सकते हैं कि रिसोर्स सेक्शन में कोई मेलिशियस पार्ट नहीं है। बट स्टिल हम ये नहीं बोल सकते रिसोर्स में नहीं है तो वो मेलिशियस नहीं, हमें और भी चीजें देखनी पड़ती है। एक और टूल है हमारा, इस टूल को हम बोलते हैं स्ट्रिंग्स। ये स्ट्रिंग्स टूल क्या करता है, हमारी किसी भी फाइल को एस्काई फॉर्मेट में रीड करता है, एंड यूनिकोड्स में भी रीड करता है, एंड उसमें जो भी मीनिंगफुल स्ट्रिंग्स होती है वो हमको डिस्प्ले करता है। ठीक है, अब किसी भी एग्जीक्यूटेबल में कौन कौन सी मीनिंगफुल रीडेबल स्ट्रिंग्स होती है। एक होता है इंपोर्ट्स। इंपोर्ट्स मैंने बताया, जब भी आप किसी ऑपरेटिंग सिस्टम की एपीआईज यूज करेंगे, मॉड्यूल्स यूज करेंगे, तो वो सारे आपके इंपोर्ट्स होते हैं, वो आपके रीडेबल फॉर्म में लिखे होते हैं, तो वो आपको शो हो जाएंगे स्ट्रिंग्स से। ओके, सिमिलरली एक्सपोर्ट, अगर आपकी डीएलएल फाइल है तो वो ही मॉड्यूल सारे एक्सपोर्ट्स में डिस्प्ले होंगे आपको। ठीक है, एंड साथ में जैसे आप कोई भी प्रोग्राम बनाते हो उसमें लिखते हैं प्रिंट एफ एंटर इनपुट, एंटर 2 फाइल्स और एंटर 3 फाइल्स। ओके, तो ये जो स्ट्रिंग्स होती हैं, वो स्ट्रिंग्स भी इस स्ट्रिंग टूल से आपकी एक्सट्रैक्ट हो जाती है, जो कि आपने डबल कोट्स में दे रखी होती है। ओके, तो ये स्ट्रिंग्स कौन कौन सी हो सकती है, लाइक अगर आपने कोई यूआरएल से कनेक्ट कर रहे हो तो वो स्ट्रिंग आपने अपने प्रोग्राम में दी होगी, तो वो आपकी स्ट्रिंग यहाँ पे डिस्प्ले हो जाती है, या कोई आईपी एड्रेस वगैरह होता है, वो सारे दिख जाते हैं। तो ये स्टैटिक एनालिसिस फीचर, जो स्टैटिक फीचर्स है, ये फीचर्स हम किन किन टूल से निकाल सकते हैं। डिजिटल सिग्नेचर चेक करने के लिए हम सिगचेक टूल यूज कर सकते हैं, जो कि इंटरनल माइक्रोसॉफ्ट में प्रोवाइड करता है। देन स्ट्रिंग के लिए एक जीयूआई बेस्ड टूल है, दैट इज बिंग टेक्स्ट। ये आप जीयूआई बेस्ड है, आप कोई भी फाइल इसको प्रोवाइड करेंगे तो आपको जीयूआई पे ही सारी स्ट्रिंग्स दिखा के देगा। एंड साथ में ही आपका एक स्ट्रिंग टूल है जो कि सिस इंटरनल लाइक माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड करता है। ये टूल आपको कंसोल बेस्ड है, आपके कंसोल पे सारी स्ट्रिंग्स दिखाता है। ठीक है, तो आप कोई भी यूज कर सकते हो, टेक्स्ट यूज कर सकते हो, स्ट्रिंग कर सकते हो। सबसे बेस्ट टूल जो है दैट इज फॉर स्टैटिक एनालिसिस है पी स्टूडियो। पी स्टूडियो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन देता है, किसी भी मतलब स्टैटिक इंफॉर्मेशन देता है किसी भी एग्जीक्यूटेबल के। तो अब हम ये टूल यूज करके स्टैटिक इंफॉर्मेशन निकाल के देखते हैं किसी फाइल। ओके, सो
फर्स्ट चेक, हम चेक करते हैं कि ये फाइल जो है वो फाइल डिजिटली साइन है या नहीं। तो मैंने आपको टूल बताया था सिग चेक। अगर हम इसमें ये फाइल दें 1.exe, सो ये टूल जो है कमांड लेता है, आपको फाइल का नाम देना होता है, एंड देन ये आपको इंफॉर्मेशन देता है। तो दिस इज द इंफॉर्मेशन इसमें दिया होगा। इसमें वेरीफाइड में क्या बोल रहा है कि ये फाइल अनसाइंड है। दैट मीन्स यहाँ पे कोई भी सिग्नेचर नहीं। अगर कोई साइन फाइल होती तो वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल रही होती कि किस पब्लिशर की है, किस कंपनी का वेंडर कौन है और डेवलपर है, उस फाइल के बारे में डिस्क्रिप्शन भी होता है, उस प्रोडक्ट का नाम क्या है और उसका वर्जन क्या है, फाइल वर्जन क्या है, एंड मशीन टाइप 64 बिट है या 32 बिट है। ओके, ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है अगर डिजिटली साइन होती। बट राइट नाउ अगर हम ये फाइल को देखते हैं तो ये फाइल अनसाइंड है, दैट मीन्स इसमें डिजिटल सिग्नेचर नहीं। एंड टूल कौन सा हमने यूज किया है? सिगचेक। ये सिस इंटरनल टूल का है। इसके अंदर इस पैकेज में, सिस इंटरनल पैकेज में एक ये टूल है जो कि डिजिटल सिग्नेचर चेक करने के लिए यूज होता है। ओके, एंड इसका सिंपल सा कमांड है, आपको इसको फाइल प्रोवाइड करनी है लाइक दिस सिगचेक एंड देन 1.exe। तो उसने अपना run। तो अब हमको ये पता चल गया कि जो फाइल है वो क्या है, डिजिटली साइन नहीं। तो हम कुछ नहीं बोल सकते कि क्लीन है कि मैलिशियस। हमको फर्दर एनालिसिस करनी पड़ेगी। फर्दर एनालिसिस में मैंने आपको टूल बताया था, दैट इज ई स्टूडियो। ई स्टूडियो क्या करता है, इसकी सारी स्टैटिक इंफॉर्मेशन निकाल के आपको शो कर देता है। अगर आप यहाँ पर देखो तो सबसे पहले जो टैब है जो उस इंफॉर्मेशन, उस फाइल की इंफॉर्मेशन देंगे, इसमें आपको सारे सिग्नेचर मिल जाएंगे, MD5, SHA-1, SHA-2, कोई भी सिग्नेचर आप यूज कर सकते हो। एंड आप यहाँ देख सकते हो फर्स्ट बाइट क्या है इसकी हेक्साडेसिमल में। तो फर्स्ट बाइट हेक्साडेसिमल में क्या है? 4D5 है। दैट मीन्स ये फाइल क्या है? EXE फाइल है। ओके, एंड देन उसके बाद अगर हम देखते हैं सिग्नेचर, ये सिग्नेचर है हमारा कि कंपाइलर कौन सा है। तो ये C++ वर्जन 6 कंपाइलर। ओके, एंट्री पॉइंट मैं बताता हूँ, जहां से प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है उसको हम एंट्री पॉइंट बोलते हैं। जनरली ये हमारा टेक्स्ट सेक्शन में होता है। ओके, फाइल टाइप क्या है? एग्जीक्यूटेबल है, 32 बिट है, फाइल। ये इंफॉर्मेशन है हमारे पास। एंड देन रिसोर्स, अगर हम रिसोर्स में देखें तो यहाँ पर सिर्फ एक फाइल पड़ी हुई है। एंड वो फाइल अगर हम स्टार्टिंग बाइट देखें 0000010, तो ये किसी एग्जीक्यूटेबल की नहीं है, या फिर जो फाइल्स होती है लाइक जावास्क्रिप्ट, ये सब कुछ नहीं है यहाँ पे। दैट मीन्स ये जो रिसोर्स है ये किसी और यूज के लिए है, ये मेलिशियस नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हमें कोई स्क्रिप्ट नहीं दिख रही है, कोई एग्जीक्यूटेबल्स नहीं दिख रही है, तो दिस इज क्लीन। ओके, तो हमारे रिसोर्स में भी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है जिससे हम ये बोल सकें कि मेलवेयर है या क्लीन। नाउ थर्ड thing that I have told you guys is strings. Okay, एंड स्ट्रिंग्स के अंदर क्या क्या चीजें देख सकते हैं हम? इंपोर्ट्स देख सकते हैं, एक्सपोर्ट्स देख सकते हैं, एंड हमको जो रीडेबल स्ट्रिंग्स होंगी वो यहाँ पर दिख जाएंगे। ओके, तो लेट्स, तो यहाँ पर हमारे पास इसका पूरा स्ट्रिंग इंजन है जो आपको सारी स्ट्रिंग्स निकाल के दे देगा। बट आई गेस लाइक आपको इसकी, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर टूल हम यूज कर देंगे, स्ट्रिंग टूल। हमने बताया था एक स्ट्रिंग टूल होता है जो कि हमारे कंसोल बेस्ड होता है। मेरी कंसोल का थोड़ा फॉन्ट बड़ा है इसलिए मैं आपको यहाँ बताता हूँ। अगर आप बोलो तो मैं और बड़ा कर देता हूँ।
20 साइज का है, लेट्स डू इट 24। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, जो स्ट्रिंग टूल है उसको यूज करके इसकी स्ट्रिंग्स एक्सट्रैक्ट करता हूँ। तो फॉर्मेट है टाइपिंग स्ट्रिंग्स एंड देन वो फाइल नेम, मैंने इसको फाइल नेम दिया एंड देन ये मुझको एक्सट्रैक्ट करके देगा जो भी इसकी रीडेबल स्ट्रिंग्स है। से स्टार्ट करें रीडेबल कंटेंट, तो आपको दिख रहा हो क्लोज, हैंडल, ये सब एपीआईज हैं जो कि कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज यूज की होगी इसमें, तो वो सारे नेम्स दिख रहे हैं। ओके, ये स्लीप कर रहा है, स्लीप यूज कर रहा है। जनरली मेलवेयर्स क्या करते हैं, डिफेंस सिस्टम से बचने के लिए स्लीप एपीआई को यूज करते हैं, जिससे वो अपना एग्जीक्यूशन को डिले कर देते हैं। ठीक है, गेट कंप्यूटर नेम, ये एक एपीआई है जिससे कोई भी एप्लीकेशन कंप्यूटर का नाम जहां पे वो एग्जीक्यूट कर रहा है उसका नेम एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, एंड देन उसके बाद ये प्रोग्राम प्रोसेस क्रिएट कर रहा है, एंड फाइल नेम निकालने के लिए होता है, सर्च करे अगर कोई ट्रेवर्स करे आपकी डायरेक्टरीज में, एंड देन उसके बाद उन सब डायरेक्टरीज के जो भी फाइल्स पड़ी उनके नेम निकालने की कोशिश करे, तो ये एपीआई यूज होती है। एंड आप देख सकते हो ये सारी डीएलएल लोड की है, जैसे कर्नल 32, शेल 32, बेसिकली शेल रिलेटेड जितने भी एपीआईज हैं वो shell32.dll में है, एंड उसमें इसने यूज किया शेल एग्जीक्यूट exe। दैट मीन्स जो एप्लीकेशन ये है वो क्या कर रहा है, एक कमांड प्रॉम्प्ट को एग्जीक्यूट कर रहा है, शेल को एग्जीक्यूट कर रहा है। उस अगर कोई प्रोग्राम किसी शेल को एग्जीक्यूट करता है, दैट मीन्स वो कोई कमांड एग्जीक्यूट करेगा, राइट। तो इस एपीआई से हमको ये पता चलता है कि ये प्रोग्राम हमारा कोई शेल पे कमांड एग्जीक्यूट करेगा। ओके, एंड देन इफ वी गो टू मूव डाउन, यहाँ पर आप देखोगे आपको कोई यूआरएल मिल रहा है, फाइन। ये एक इंडिकेटर हो सकता है, एंड एक इंडिकेटर ये है। ये जो कमांड है, ये कमांड एक्चुअली रिमोट शेल को लेने के लिए रिमोट मशीन पे यूज होता है। दैट मीन कोई रिमोट से इस एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करके वो जो शेल है वो रिमोटली लेना चाह रहा है, फाइन। तो ये कमांड होता है, ये मुझको मालूम है क्योंकि मैं डेली बेसिस पे एनालिसिस करता हूँ फाइल्स की। अगर आप इंटरनेट पे चेक करोगे तो भी आपको मिलेगा, एंड इट इज यूजिंग सम सेंड parameters. That means it is sending some information to someone, and it is executing command prompt, fine, and it is doing something delete silently. It is deleting some file without acknowledging of user. Okay, background में फाइलों को डिलीट करना, एंड देन आप एक आईपी एड्रेस भी देख रहे हो यहाँ पर, राइट। सो ये सारे हमको आर्टिफैक्ट्स मिले इस फाइल के अंदर एक स्टैटिक फीचर के थ्रू, मतलब स्ट्रिंग टूल के थ्रू। ओके, सो इनके बेसिस पे क्या हम वर्डिक्ट दे सकते हैं क्या? लेट्स गो बाय बैक टू पीपीटी। सो हमने जो फाइल देखी वो डिजिटली साइन नहीं थी, उसमें से हमको ये सारे आर्टिफैक्ट्स मिले। शेल एग्जीक्यूट exe that can be used to run applications, सॉकेट एपीआई मिले हमको जो कि इंटरनेट से कनेक्शन के लिए यूज होते हैं। हमने देखा डिलीट कमांड्स थे, दैट मींस फाइल एपीआई इज आल्सो यूज, जिससे हम फाइल्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। एंड देन हमको एक आईपी एड्रेस मिला था, एक पोटेंशियली नेटवर्क सिग्नेचर हो सकता है, एंड सिमिलरली एक और हमें यूआरएल मिला था, एंड कमांड प्रॉम्प्ट मिला था, एंड ये हमको एक नेटवर्क सिग्नेचर मिला है जो कि एक रिमोट शेल प्रॉम्प्ट
लेने के लिए यूज होता है। दैट मीन्स हम कोई रिमोटली इस एप्लीकेशन को कमांड दे रहा है। ओके, सो अगर मैं आपसे बोलूं ये सारी इंफॉर्मेशन है, तो इसके बेसिस पे आपको कोई वर्डिक्ट देना है, ये फाइल क्लीन है या मैलिशियस है। तो इसमें दो आर्टिफैक्ट्स हमको ऐसे मिले हुए हैं, जो कि एक तो हमें ये यूआरएल चेक करना पड़ेगा। यूआरएल क्या है, तो हमने बेसिक एनालिसिस में आपको बताया कि आप यूआरएल भी चेक कर सकते हो। लेट्स गो हियर this URL, let's copy the URL। ये हमारा URL था, उस URL कॉपी करके देखते हैं कि ये हमारे पोर्टल पे क्या बताता है। जो हमने ऑनलाइन पोर्टल यूज किया था, इस पे हमको क्या इंफॉर्मेशन मिलती है इसकी। तो हम इसके फर्स्ट पेज पे जाते हैं, एंड बाय द वे लाइक पहली वाली फाइल का ही सिग्नेचर हमने निकाल के किया था, तो मेलवेयर तो है ही, बट हम मैनुअली भी उसको चेक करना चाहते हैं। तो हमने क्या किया, इस यूआरएल को इस पोर्टल पे दिया। ये क्या करेगा, ये यूआरएल सारे एंटीवायरसेस पे चेक करेगा एंड बताएगा कि वो मैलिशियस है या नहीं। तो यूआरएल एनालिसिस बहुत ही कम एंटीवायरसेस यूज करते हैं, एंड एज लाइक ये जो मेलवेयर है ये बहुत पुराना है। तो जनरली क्या होता है, जो भी C2 सर्वर होता है, तो उस पे वो सर्वर बहुत थोड़ी दिनों के लिए ही होता है। जब भी वो कैंपेन स्टार्ट होता है, उस मेलवेयर को मेलवेयर ऑथर ने बनाया होता है, तो कुछ ही दिनों में वो उस सर्वर को डाउन कर देता है। ओके, तो इसकी वजह से आपको बहुत कम डिटेक्शन मिलते हैं यूआरएल पे। बट अगर आपको मोर देन 3 डिटेक्शन मिल रहे हैं किसी यूआरएल पे, तो आप वो समझिए कि वो मैलिशियस यूआरएल है। ठीक है, तो इस पे 4 डिटेक्शन है, तो आप ये मान सकते हो कि ये एक मैलिशियस यूआरएल है। ओके, तो हमको एक इंडिकेटर मिल गया जो कि हमको बता रहा है कि ये यूआरएल जो है मैलिशियस है। एंड हमको ये भी मालूम है कोई दूर से बैठ के इस एप्लीकेशन को यूज कर रहा है, राइट। तो अब हम इसको वर्डिक्ट दे सकते हैं कि ये तो मेलवेयर है ही। किस टाइप का मेलवेयर है ये भी हम बता सकते हैं। कौन से मेलवेयर्स होते हैं जो कि कंट्रोल्ड बाय रिमोट मशीन होते हैं, या तो बॉट होता है या बैकडोर होता है। जो मेलवेयर्स होते हैं जो कि रिमोटली कोई इन्हें कमांड देता है, उसके ऊपर में एग्जीक्यूट होते हैं। ओके, तो हम इसको बोल सकते हैं बॉट या फिर बैकडोर। सो दिस इज द वे हम किसी भी फाइल, जो भी सस्पिशियस फाइल हमको मिलती है, उस पे हम एनालिसिस करते हैं। ओके, सो ये सब हमारा हमने आज के सेक्शन में पढ़ा कि हम किस तरीके से एक बेसिक एनालिसिस कर सकें एक एग्जीक्यूटिव के ऊपर, एंड देन उस और अगर वो फाइल हमारी वायरस पोर्टल पे नहीं है, ऑनलाइन पोर्टल पे नहीं है, तो हम उसको स्टैटिकली भी फीचर्स निकाल के उसको हम वर्डिक्ट दे सकें। ठीक है, तो अब इस सेशन के बाद मैं होप करूंगा, एक्सपेक्ट करूंगा कि कभी भी आपको कोई फाइल मिले आपके सिस्टम पे, दैट इज EXE फाइल, तो उस फाइल को आप बता सकें कि वो मैलिशियस है या नहीं। ओके, नेक्स्ट सेशन में हम इस सेक्शन में हमने इस लेक्चर में हमने आपको एग्जीक्यूटेबल के बारे में मेलवेयर एनालिसिस बताया। नेक्स्ट सेक्शन में हम अदर फाइल सिस्टम्स के बारे में भी आपको बताएंगे, जैसे कि PDF हो गया या फिर डॉक्यूमेंट फाइल्स। ओके, then let's meet in next lecture. Thank you.